understand discharge of a contract today, which is a part of unit number 4, performance of a contract. Okay, so discharge का सबसे पहले तो what is the meaning of discharge? Discharge होता क्या है? तो let me tell you that. For example, sorry. Yeah, now well. For example, A and B have entered into a contract. Okay, then when this contract will get end, ये contract इन दोनों के बीच में जो हुआ है वो कब खत्म होगा, इसको बोलते हैं हम discharge of contract. अब आप इस पर्टिकुलर टॉपिक पर डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे केस स्टडी आने के चांसेस कम है. तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन विच मे बी फॉर अप्रोक्सीमेटली 4 मार्क्स और 5 मार्क्स के हिसाब से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड हम उसी के हिसाब से आज जो भी पॉइंट्स है वो सारे कवर अप करने वाले हैं. तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो देन डू सब्सक्राइब, बिकॉज अगर आप लॉ में बहुत अच्छे मार्क्स से पास होना चाहते हो एंड सीए फाउंडेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हो तो आपको मेरे चैनल की सख्त जरूरत है. बिकॉज यहाँ पे मैं अपने वीडियोस में कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करती हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल्स भी डिस्कस करती हूँ एंड उसके अलावा मैं आपको पढ़ाती हूँ एक बहुत ही सॉलिड एंड सुपीरियर समरी नोट से जो कि मैंने पर्सनली खुद ने बनाया है आप लोगों के लिए एंड जो कि बिल्कुल फ्री में भी अवेलेबल है मेरे ऐप पे, जिसकी डिटेल्स आपको ऑलरेडी वीडियो के नीचे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. ओके, नाउ लेट्स बिगिन कि भाई अब ए के और बी के बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गया है तो वहां पे वो कॉन्ट्रैक्ट एंड कैसे होगा. सबसे पहले तो लॉजिक कहता है कि भाई जिस चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट में आए थे वो चीज हो गई, मतलब कि परफॉर्मेंस. फॉर एग्जाम्पल, A entered into a contract with B to supply 1000 kgs of let's say apples. Okay, तो यहाँ पे इस चीज के लिए ये लोग कॉन्ट्रैक्ट में आए थे, ए ने सप्लाई कर दिया, बी ने एक्सेप्ट कर लिया, तो यहाँ पे बी ने वापस पेमेंट भी कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, देयर इज अ एक्चुअल परफॉर्मेंस. तो सबसे पहले तो क्या आएगा, डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस में performance. Okay, a contract is discharged when both the parties fulfill their obligations as agreed. तो उसमें सबसे पहले आएगा actual performance. Okay, now next, both parties completely perform the promises, contract comes to an end. For example, आपके यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, A sells car to B, car delivered price पे contract discharge. Simple. अब दूसरा है जो कि परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यूनिट में आपने बहुत ही सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ा था वो था अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस की. भाई दोनों में से जो सप्लायर है फॉर एग्जांपल वो तो परफॉर्म करने की पूरी इच्छा रखता है एंड वो परफॉर्म करना चाहता है बट बी ने मना कर दिया या फिर बी हैव स्टॉप्ड फ्रॉम परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट. फॉर एग्जाम्पल, अपने एग्जाम्पल में ये एप्पल देना तो चाहता है, सप्लाई करना तो चाहता है, पर बी बोल रहा है मेरे पास जगह ही नहीं है, तू आज नहीं तो कल सप्लाई कर. ऐसा अगर वो करेगा, जबकि ये तो एप्पल्स क्या है, पेरिशेबल गुड्स है, तो विदिन टाइम होना चाहिए, है ना. लेकिन कोई वादा कर रहा है, वहां पे वो ए को रोक रहा है परफॉर्म करने से, तो उसको हम बोलेंगे परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस का टेक्निकल वर्ड है टेंडर. तो टेंडर परफॉर्मेंस और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस बोथ आर सिंपली द सेम कॉन्सेप्ट एंड इसमें कंफ्यूज आपको बिल्कुल नहीं होना, सिर्फ वर्ड्स अलग है. ठीक है, तो यहाँ पे प्रोमिसर ऑफर्स टू परफॉर्म बट प्रोमिसर रेफ्यूजेस टू एक्सेप्ट. ठीक है, ये होता है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस. लेकिन क्या इस पूरे के पूरे हम सिचुएशन को क्या बोलेंगे, क्या यहाँ पे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया है? हाँ जी हाँ, बिल्कुल हो गया है. क्यों हो गया है? क्योंकि ए तो सप्लाई करने के लिए रेडी है, प्रोमिसर इज रेडी टू सप्लाई द, बट प्रोमिस इज नॉट एक्सेप्टिंग. तो यहाँ पे प्रोमिसर की तो गलती नहीं है, राइट. तो यहाँ पे ये लॉ अज्यूम करता है कि भाई ए अपने तरफ से अपना प्रॉमिस फुलफिल कर रहा है, सप्लाई करने के लिए है, तो यहाँ पे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है एंड दैट विल बी ट्रीटेड एज डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस. फॉर एग्जांपल, ऑफर्स सिंबल डिलीवरी, बी रिफ्यूजेस, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज. ठीक है, तो समझ लो ये चीज बहुत ही अच्छे से. 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो इसको बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से आप प्रेजेंट करना इस पॉइंट्स को, तो आपका इस पॉइंट का 1 से 1.5 नंबर जो है वो फिक्स हो जाएगा. ठीक है,
अब डिस्चार्ज में परफॉर्मेंस तो हो गया है, डिस्चार्ज में परफॉर्मेंस में क्या आएगा, एक्चुअल परफॉर्मेंस आएगा, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस आएगा। फिर डिस्चार्ज में म्यूचुअल एग्रीमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, दोनों ने म्यूचुअली डिसाइड कर दिया कि भाई ठीक है हम क्या करने वाले हैं आगे। तो एज पर सेक्शन 62 ऑलरेडी सेक्शन 62 हो चुका है। तो सेक्शन 62 में क्या है, 4 नए टर्म्स आते हैं सेक्शन नंबर 62 में, जो कि है व्हाट, नोवेशन, रेसिशन, अल्टरेशन एंड रेमिशन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चारों के चारे नए वर्ड्स है आप लोगों के लिए, तो यहाँ पे बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपली यहाँ पे क्या होता है कि एज पर सेक्शन 62, सेक्शन याद रखना जरूरी है, अगर याद रखोगे तो बहुत ही अच्छी बात है। अब सेक्शन कैसे याद होगा, आप मेरा वन शॉट रिवीजन ऑफ सेक्शंस देख लीजिए, उसमें से आपको सब के सब सेक्शंस बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। और आपको जो पीडीएफ है फ्री सेक्शन वाइज जो मैंने बनाया हुआ है, जिसमें 5 मिनट में आप पूरे के पूरे सेक्शंस को एक साथ रिवाइज कर सकते हो, वो भी फ्री में अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आप मेरे ऐप से वो भी एक्सेस कर सकते हो। अब यहाँ पे सेक्शन याद रखेंगे, यस, प्रेजेंटेशन करोगे तब बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, एंड ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है इस सेक्शन नंबर को याद रखना। तो पार्टीज में म्यूचुअली डिसाइड टू एंड और मॉडिफाई कॉन्ट्रैक्ट। एंड मतलब क्या हो गया, आप दोनों मिलके जाते हैं। अब जैसे कि ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, क्या कॉन्ट्रैक्ट है, एप्पल्स को सप्लाई करने का। अब दोनों ने मिलके म्यूचुअली डिसाइड कर दिया, झगड़ा करके नहीं कर रहे, दोनों म्यूचुअली डिसाइड कर रहे हैं कि भाई ठीक है एप्पल्स हम लोग जो भी कॉन्ट्रैक्ट था हमारे बीच में वो कैंसिल कर देते हैं, या फिर दोनों मिलके मॉडिफाई कर रहे हैं कि भाई मुझे 1000 kg नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 800 kg। ठीक है, तो ये हो गया कुछ टाइप का मॉडिफिकेशन। तो यहाँ पे द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट टू बी परफॉर्म। यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट याद आ रहा है, काउंटर ऑफर। ठीक है, एक ऑफर होता है एंड जैसे ही हम लोग कुछ मॉडिफाई करते हैं वहां पे हो जाता है काउंटर ऑफर। यूनिट नंबर 2 थोड़ा सा याद करो, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस वाला। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही काउंटर ऑफर होता है, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट अपने आप डिस्चार्ज होता है, इट डू नॉट नीड टू बी परफॉर्म्ड। एंड अब सेक्शन नंबर 62 में क्या क्या इंक्लूडेड है, न्यू कॉन्ट्रैक्ट, कंप्लीटली उन्होंने न्यू कॉन्ट्रैक्ट को बना दिया है। अब एक चीज याद करो, न्यू कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज भी बदल सकती है गाइस। ओके, तो नोवेशन यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट पहले था वो पूरी तरीके से उन्होंने कैंसिल कर दिया है एंड एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना दिया है। नोवेशन यानी कि न्यू, नोवेशन न्यू कॉन्ट्रैक्ट। एंड न्यू कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो सकता है, बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था पहले, अब बी और सी के बीच में भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, तो 3 पार्टीज भी आ सकती है। पार्टीज कैन चेंज, कंप्लीटली न्यू कॉन्ट्रैक्ट है ना, पुराना कॉन्ट्रैक्ट जो था उनका स्टैम्प पेपर जो था वो पूरा ही कचरा कर दिया, नया स्टैम्प पेपर बनवा के लाया है 100 रुपए का देके। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट, नोवेशन न्यू। रेसिशन, रेसिशन यानी कि कैंसिलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि यहाँ पे भाई मुझे बेचना ही नहीं, मुझे सप्लाई नहीं करना और इसको एक्सेप्ट भी नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया रेसिशन, कैंसिलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और ऑल्टरेशन मतलब वो जो पुराना जो स्टैम्प पेपर था उन्होंने उसको फाड़ के फेंका नहीं है, उसी के अंदर नया खर्चा नहीं किया है स्टैम्प पेपर लेने के लिए। ठीक है, नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया है, उसी के अंदर उन्होंने कुछ ऑल्टरेशन कर दिए है। अब क्या ऑल्टरेशन में पार्टीज बदलेगी, नहीं बदलेगी, उन्हीं पार्टीज के बीच में ऑल्टर होगा। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन का पॉइंट है, आप चाहो तो नोट डाउन करके ले सकते हो। नोवेशन और ऑल्टरेशन के बीच में आपको ये इन डिटेल कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ है सेक्शन नंबर 62 को एक्सप्लेन करते वक्त। ठीक है, तो ऑल्टरेशन में क्या होगा, सिर्फ चेंज इन टर्म्स एंड कंडीशन होगा। फॉर एग्जाम्पल पहले कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस थी कि भाई मुझे 30 जुलाई तक जो है वो सप्लाई चाहिए, अब चेंज इन टर्म्स एंड कंडीशन हो गया, कुछ क्लाइमेट खराब हो गया या फिर इसके पास सप्लायर के पास माल नहीं आया, तो उसने बोला कि भाई एक काम करता हूँ मैं 5 अगस्त को सप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया, चेंज इन ऑल्टरेशन एंड टर्म्स एंड कंडीशंस हो गया है। ठीक है, देन रेमिशन, एक्सेप्टिंग लेसर परफॉर्मेंस यानी कि एक्सेप्टिंग लेसर परफॉर्मेंस यानी कि क्या, प्रोमिसरी या प्रोमिसी के बीच में दोनों में म्यूचुअल डिसाइड होता है, झगड़ा करके नहीं, म्यूचुअल डिसाइड होता है कि भाई ठीक है, फॉर एग्जांपल ए के पास 1000 यूनिट नहीं है तो भाई तो प्लीज 800 ले लेना। ठीक है, तो ठीक है, बी ने भी म्यूचुअली हाँ बोल दिया। ठीक है, और या फिर हो सकता है कि बी बोलता है भाई तूने है ना 1 kg का भाव है ना मुझे 300 रुपए बताया तो बहुत ही ज्यादा है, इसको 280 कर देना। ठीक है, तो ए ने म्यूचुअली डिसाइड करके बोल दिया कि हाँ ठीक है ओके, तो दोनों ने म्यूचुअली कुछ एक्सेप्ट लेसर परफॉर्मेंस किया है, सो दैट इज नथिंग बट रेमिशन। तो
आई होप कि आपको अब ये पॉइंट क्लियर हो गया है। डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट में क्या होता है, सेक्शन नंबर 62 लगता है, नोवेशन, न्यू कॉन्ट्रैक्ट, रेसिशन, कैंसलेशन, ऑल्टरेशन, चेंज इन टर्म्स एंड रेमिशन। एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, आप अच्छे से पढ़ सकते हो यहाँ पे आपके कंसेप्ट को और ज्यादा क्लियर करने के लिए। ठीक है, अब डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस कब आता है गाइस, होता है वॉइड इनिशियो, शुरुआत ही गलत है। मैं हमेशा बोलती हूँ अरे पैदाइश ही गलत है, उसका हुआ ही, उस कॉन्ट्रैक्ट का हुआ ही गलत है, इलीगल है। फॉर एग्जाम्पल मरे हुए इंसान को जिंदा कर देना, तो ये क्या ये पॉसिबल है, नहीं है भाई। तो वो वॉइड एब इनिशियो है, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, क्या वो सही है, नहीं भाई, ये तो वॉइड एब इनिशियो है, वो लीगल होगा ही नहीं, एनफोर्सेबल होगा ही नहीं। ठीक है, तो डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस में क्या आ गया, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, इम्पॉसिबल फ्रॉम बिगिनिंग। एंड सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी मतलब क्या, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, जो पहले तो वैलिड था लेकिन सिचुएशन चेंज हो गई है, इसीलिए वो क्या हो गया है, इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो गया। सबसे सिंपल एग्जांपल भाई, जो सप्लाई करने वाला था उसी की मौत हो गई है, डेथ हो गई है, तो यहाँ पे क्या हो गया, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो गई है। ओके, सो सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी क्या आएगा, सेक्शन नंबर 56। अब क्या इस भी सेक्शन को याद करना है मैम, नहीं, ये वाला सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको ओके ओके तरीके से आप पढ़ सकते हो, लेकिन आप करना चाहते हो तो नेवर मिस सेक्शन। ओके, बट ओके ओके वाला सेक्शन है। तो यहाँ पे क्या होगा, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी क्या होगा, बिकम्स इम्पॉसिबल आफ्टर फॉर्मेशन ड्यू टू याद रखो पॉइंट्स गाइस, चेंज इन लॉ, क्योंकि इसके ऊपर भी 2 मार्क का अलग से क्वेश्चन आ सकता है आपको। ठीक है, ड्यू टू चेंज इन लॉ, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, नॉन अकरेंस ऑफ एसेंशियल इवेंट, पर्सन इनकैपेसिटी एंड वॉर। ठीक है, तो यहाँ पे 5 के 5 एग्जाम्पल दिया हुआ है सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। आई होप कि आपको अब तक तो समझ में आ ही गएगा। चेंज इन लॉ मतलब क्या, पहले कोई चीज है ना लीगल थी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जीएसटी आ गया अचानक से, ठीक है, एंड उसके वजह से कुछ इश्यूज आ गए, एंड अब कुछ जो भी कॉन्ट्रैक्ट था वो अब इलीगल बन गया है। पहले उसका परचेज एंड सेल करना लीगल था, लेकिन बाद में इलीगल बन गया एंड चेंज इन लॉ ही हो गया है। ठीक है, तो वहां पे सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि पहले वो लीगल था, गवर्नमेंट में कुछ लॉ चेंज हो गया और बाद में उन्होंने इलीगल कर दिया। फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, जिस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वही डिस्ट्रक्ट हो गया। ठीक है, फॉर एग्जांपल ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था एक इवेंट में परफॉर्म करने के लिए, अब ये इवेंट ही कैंसिल हो गया है गाइस, इवेंट ही कैंसिल हो गया है, बहुत भारी बारिश हो गई है मुंबई में। ठीक है, इवेंट कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर जो था, इवेंट जो था वही कैंसिल हो चुका है। नॉन अकरेंस ऑफ एसेंशियल इवेंट, यानी कि ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि अगर फॉर एग्जांपल अगर बारिश होती है तो हार्वेस्ट करने के लिए मैं तुझे फर्टिलाइजर्स दूंगा। ठीक है, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था एंड बारिश हुई ही नहीं। ठीक है, नॉन अकरेंस ऑफ एसेंशियल इवेंट, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए कोई एक इवेंट पर वो डिपेंडेंट था। ठीक है, तो यहाँ पे वो करंट वो अगर ही नहीं हुआ एसेंशियल इवेंट, तो वहां पे क्या हो जाएगा, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, पर्सनल इनकैपेसिटी मतलब कि इलनेस है, डेथ है, इंसैनिटी है, पागल ही हो गया है बंदा। ठीक है, तो यहाँ पे पर्सनल इनकैपेसिटी या फिर वॉर, वॉर यानी कि क्या, वॉर यानी कि क्या मतलब दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है यहाँ पे। ठीक है, नहीं, वॉर यानी कि दो कंट्रीज के बीच में, फॉर एग्जांपल मेरा कॉन्ट्रैक्ट था बी के साथ जो कि है यूएस से, अब इंडिया ने यूएस के साथ जंग छेड़ दी है, तो एनी सिटीजन ऑफ यूएस विल बी अ एलियन, इट विल बी वॉर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जहां पे भी वॉर बीच में आ जाता है तो उस कंट्री के सभी सिटीजन क्या हो जाएंगे, एलियन हो जाएंगे, और उनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती हूँ। So this is a discharge by impossibility of performance. Okay, now let's move on to the point. Very 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 simple point कि यहाँ पे क्या है, discharge by lapse of time, यानी कि कुछ एक टाइम की बात थी, वहां पे ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था 6 महीनों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 6 महीने खत्म हो गए, lapse of time हो गया, तो वहां पे क्या हो गया कि कॉन्ट्रैक्ट अपने आप खत्म हो गया। वेरी सिंपल, कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म विद इन टाइम लिमिट अंडर लिमिटेशन एक्ट, इफ नॉट एनफोर्स्ड विद लीगल रेमेडी लॉस्ट। यानी कि आप यहाँ पे है ना, आप एक वारंटी वाला एग्जांपल ले लो। ठीक है,
हम कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में खरीदते हैं तो वहां पे 2 साल की वारंटी होती है। अब 2 साल के ऊपर अगर एक दिन भी अगर प्लस हो जाता है तो क्या हमको वारंटी के पैसे मिलेंगे या फिर हमारा प्रोडक्ट एक्सचेंज होगा? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट कब का था? 2 साल तक का ही था। तो यहाँ पे ये बेस्ट एग्जाम्पल है, इफ नॉट एनफोर्स विद इन टाइम लीगल रेमेडी लॉस्ट। अगर 2 साल तक मेरे प्रोडक्ट को नहीं हुआ है ना, तुम्हारी किस्मत खराब है कि 2 साल के बाद एक दिन हुआ एंड आपकी वॉच जो है वो खराब हो गई, तो यहाँ पे आप जाके आपकी वॉच को रिप्लेस नहीं करवा सकते, लीगल रेमेडी इज लॉस्ट। ठीक है, then the contract becomes time based, cannot be enforced in court, of course। डेटर एंड क्रेडिटर के बीच में होता है कि भाई कितने साल का टाइम होता है। ओके, मैं ये सब रब कर देती हूँ क्योंकि बहुत ही ज्यादा मैंने लिख दिया है। चलो, टाइम बेड का मीनिंग क्या होता है? टाइम बेड का मीनिंग होता है कि फॉर एग्जांपल डेटर एंड क्रेडिटर के बीच में 3 साल का पीरियड था, 3 साल के बाद हम इसको बैड डेफ बोल के राइट ऑफ कर देंगे, है ना। 3 साल के बाद तो बैड डेट्स प्रोविजन करके अपने को राइट ऑफ करना ही पड़ेगा, तो हम इसको बोल देंगे टाइम बेड। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ टाइम बेड डेट, so it cannot be enforced by law। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, डेट नॉट रिकवर्ड विद इन 3 years irrecoverable, डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। ठीक है, देन डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, तुमने कुछ नहीं किया, प्रोमिसर या प्रोमिसिंग कुछ नहीं किया, लॉ की वजह से वो डिस्चार्ज हो चुका है। कैसे? कैसे? फॉर एग्जाम्पल डेथ हो गई है, इंसॉल्वेंसी हो गई है, मर्जर ऑफ राइट्स हो गया है एंड पार्टीज आर फ्रीड विदाउट देयर कंसेंट। तो ये चारों ही केसेस में क्या होगा? ऑटोमेटिकली ऑपरेशन ऑफ लॉ के अंदर डिस्चार्ज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था एंड यहाँ पे ए इज डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट बाय कोर्ट। तो जैसे ही इंसॉल्वेंट हो जाता है, ए की सभी प्रॉपर्टी जो है वो कोर्ट के पास चली जाती है, राइट। तो यहाँ पे ए बाद में कॉन्ट्रैक्ट करने की शक्ति में आता ही नहीं है, तो यहाँ पे डिस्चार्ज अपने आप, उसका जो भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे अपने आप डिस्चार्ज हो जाएंगे। डेथ हो जाती है, मर्जर ऑफ राइट्स हो जाता है, जैसे कि पहले क्या था कि ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, अब कुछ लीगल इश्यू कुछ हो गया है एंड वहां पे पिक्चर में क्या हो गया, ए के साथ पार्टनरशिप हो गई है सी की, तो यहाँ पे मर्जर ऑफ राइट्स आ जाएगा एंड उसके कारण जो है वो पूरा का पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो डिस्चार्ज हो जाएगा एंड लास्टली पार्टीज आर फ्रीड विदाउट देयर कंसेप्ट, ओके, कंसेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? कैंसिल, जिसको हम बोलते हैं ब्रीच का सेकेंडरी हम लोग बोल सकते हैं कि भाई जो वादा किया वो निभा ना सका, यानी कि ब्रीच हो गया है वहां पे। जो परफॉर्म करना चाहिए था वहां पे उसने अपना वादा निभाया नहीं है, तो वो फेल हो गया है अपना वादा निभाने के लिए। दैट इज नथिंग बट ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट when one party fails to perform or refuses to perform। वेरी बैड ओके, तो यहाँ पे क्या है, एक तो है एक्चुअल ब्रीच, दूसरी है एंटिसिपेटेड ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच मतलब क्या? ड्यू डेट के दिन ही धोखा दे दिया, ठीक है। ए ने बी को बोला था कि मैं तुझसे शादी करूंगा एंड शादी वाले दिन कोर्ट में आया ही नहीं, तो ड्यू डेट के दिन ही उसने परफॉर्मेंस से मना कर दिया, तो दिस विल बी नथिंग बट एक्चुअल ब्रीच, उसी दिन धोखा मिला। और एंटिसिपेटरी ब्रीच मतलब क्या? जो प्रॉमिसर था उसमें थोड़ी सी इंसानियत थी, तो उसने बोला, ए ने बी को बोला शादी के 2 दिन पहले कि मैं तुझसे शादी नहीं कर सकता, ड्यू डेट होने से पहले ही इसने मना कर दिया, तो दैट विल बी नथिंग बट एंटिसिपेटरी ब्रीच। यहाँ पे आप एग्जाम्पल को देख सकते हो आपके कंसेप्ट को और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए। तो एक्चुअल ब्रीच और एंटिसिपेटरी ब्रीच में क्या डिफरेंस होता है? एक्चुअल ब्रीच मतलब ड्यू डेट के दिन आपने धोखा दे दिया, परफॉर्म करने से मना कर दिया। एंटिसिपेटरी ब्रीच मतलब क्या होता है कि पहले या फिर कुछ दिन पहले उसने ड्यू डेट से पहले उसने मना कर दिया। फिर क्या होगा? एग्रीव्ड पार्टी कैन क्लेम डैमेजेस ऑब्वियसली, ठीक है, जो भी एग्रीव्ड पार्टी है वो डैमेजेस को क्लेम कर सकती है एंड ऑल्सो डिस्चार्ज फ्रॉम हिज ऑब्लिगेशन। चलो, नेक्स्ट इज व्हाट? डिस्चार्ज बाय रेमिशन। डिस्चार्ज बाय रेमिशन यानी कि क्या होता है? ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, कहाँ पे पढ़ चुके हैं भाई? सेक्शन नंबर 62, सेक्शन नंबर 62 याद करो, यहाँ पे अभी तो रिवाइज किया अपन ने, ठीक है। तो हमारा ये जो नोवेशन, रेसिशन और ऑल्टरेशन था, ये सेक्शन नंबर 62 था, ठीक है। 1 सेकेंड, या
हमारा ये जो नोवेशन, रेसिशन और ऑल्टरेशन था, ये तीनों थे सेक्शन नंबर 62, और जो रेमिशन है वो है सेक्शन नंबर 63। हम तो सेक्शन नंबर 63 को डिटेल में पढ़ लेते हैं। प्रोमिसी में वेव परफॉर्मेंस एक्सेप्ट लेसर अमाउंट और एक्सटेंडेड टाइम, ऑलरेडी मैंने आपके साथ एग्जांपल को डिस्कस कर दिया, तो मैं और टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। नहीं अगर समझ में आया तो रिवाइंड करो और फिर से देख लो, ठीक है। No consideration is required. Okay, for example, 5 lakh debt settled by 1 lakh paid by third party, full discharge. ठीक है, म्यूचुअल एग्रीमेंट है, याद रखना ये चीज, लड़ाई झगड़ा करके रेमिशन नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। म्यूचुअल एग्रीमेंट है तभी प्रॉपरली डिस्चार्ज हुआ है, नहीं तो कोर्ट लाइक केस कहाँ पे जाएगा, कोर्ट में जाएगा, ठीक है। फिर डिस्चार्ज बाय नेग्लेक्ट ऑफ प्रॉमिस, डिस्चार्ज बाय नेग्लेक्ट ऑफ प्रोमिसी सॉरी, attempted performance kind of thing, ठीक है। discharge by neglect of promise मतलब क्या है, promise fails to provide reasonable facilities, for example attempted performance में मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि स्टोरेज ही नहीं दिया यार, प्रोमिसर ने एप्पल्स ला लिए, उसके ट्रक में लोडेड है, वो प्रॉमिस क्या बोल रहा है कि भाई तेरे पास तो जगह ही नहीं है, तू क्यों लाया, तू मत ला, ठीक है, तो वापस लेके चलेगा। तो ऐसे थोड़ी होता है यार, promise does not allow work conditions, promiser is not liable। तो attempted performance में क्या होगा, डिस्चार्ज हम लोग ट्रीट करेंगे तो उसके आसपास का ही एग्जांपल, उसके आसपास का ही कंसेप्ट और लॉजिक लगा के आप क्या बोल सकते हो, डिस्चार्ज बाय नेग्लेक्ट ऑफ प्रॉमिस, सेक्शन नंबर 67, ठीक है। इफ प्रॉमिस फेल्स टू प्रोवाइड रीजनेबल फैसिलिटीज, प्रॉमिसर इज एग्जीक्यूटेड फॉर नॉन परफॉर्मेंस, ठीक है। अब मर्जर ऑफ राइट्स जो मैंने यहाँ पे आपको एक एक्सप्लेन किया था, छोटा सा एग्जांपल, यहाँ पे डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ में मर्जर ऑफ राइट्स को जो एक्सप्लेन किया था उसको इन डिटेल पढ़ लेते हैं अपन। क्या है, व्हेन इंफीरियर सुपीरियर राइट्स कंबाइन इन सेम पर्सन, इंफीरियर राइट्स एक्सटिंग्विश्ड। अच्छा, यहाँ पे अपन एक फिर से एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, ठीक है, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था एंड बी ने ए की लैंड को लीज पे लिया था। क्या किया था, बी ने ए की लैंड को लीज पे लिया था। अब 2 साल तक तो ये लीज एग्रीमेंट चला, लेकिन बाद में बी ने क्या किया, उस लैंड को परचेज कर लिया, तो ही बिकेम द ओनर। नो, ही बिकेम द ओनर। तो यहाँ पे इंफीरियर राइट क्या थी, लीज वाली जो थी वो इंफीरियर राइट थी। सुपीरियर राइट क्या है, अब वो ओनर बन चुका है, तो यहाँ पे जो इंफीरियर राइट थी तो वो अपनी आप डिस्चार्ज हो गई। बहुत पहले तुम लीज पर उसको पेमेंट कर रहे थे, अब तो ओनर ही बन चुके हैं, तो ऑब्वियसली ओनरशिप लीज राइट से ज्यादा बड़ी है, तो यहाँ पे दोनों राइट मर्जर हो जाते हैं, तो इंफीरियर राइट जो होती है वो डिस्चार्ज हो जाती है। अगर अभी भी इस कॉन्सेप्ट पे या फिर और किसी कॉन्सेप्ट पे अगर आपको डाउट है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं एक्सप्लेन करूंगी, या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो यार, I'll help you out with the maximum extent possible, okay। and yes, this is it, हम लोगों ने डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इतनी इजीली लाइक कवर अप कर लिया है। तो यहाँ पे अगेन आप एक बार झट से सारे पॉइंट्स रिवाइज कर सकते हो, यहाँ पे समरी नोट्स आपके लिए बेस्ट है, दी बेस्ट है, तो इसको मिस मत करो, ओके। तो इस समरी नोट से आप पढ़ाई करो, आपकी आई लाइक बेट कि आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस भी आएगा एंड आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे इम्प्रोवाइज हो जाएंगे, ठीक है। आप ट्राई करो, ओके। एंड यस, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर सीए फाउंडेशन बडीज, कलीग्स, ओके, सो दैट उनको भी लॉ का जो खौफ है ना कि इसमें नंबर नहीं आ रहे हैं, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लग रहे हैं अभी भी, ठीक है, या फिर पोस्ट अटेम्प्ट लेकिन लॉ से बहुत डर रहे हो, तो शेयर कर दो ये फ्रेंड्स एंड उन्हें भी बोल दो कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, एंड आई विल मेक श्योर कि तुमको लॉ में जबरदस्त नंबर आए, ठीक है। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर। अगेन अगर कोई डाउट है तो जल्दी से कमेंट कर दो। बाय बाय।